हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल पवन स्मार्ट स्टडी पर। तो आज की इस वीडियो में लेकर आ गए हैं दोस्तों मंथली टेस्ट क्लास 9 मैथ, जिसका एग्ज़ाम जो है 7 जुलाई को होने वाला है। उसके लिए दोस्तों वैसे क्वेश्चन को लेकर आ गए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो अंत तक बनेगा वीडियो में। अगर वीडियो पसंद लगेगी तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक, एंड चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ऑल जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो को। देख लीजिए दोस्तों, ये जो रहने वाला है जनरल स्कूल के लिए रहने वाला है विषय गणित। समय जो रहता है दोस्तों 1 घंटा रहता है। ठीक है, और पूर्णांक की बात करें तो 20 रहता है। ठीक है ना। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं, है ना। ये क्वेश्चन कौन है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो ये देख लीजिए दोस्तों, भाग अ जो कि है वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 6 तक जो है आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ना। 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा आप लोगों को। तो यहाँ पर देख लीजिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, और यहाँ पर जो भी क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 है दोस्तों, वर्गमूल 9 है ना, यानी √9 निम्न में से किस प्रकार की संख्या है। ठीक है, √9 जो है निम्न में से किस प्रकार की संख्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है दोस्तों, ए में है अपरिमेय संख्या, बी में है परिमेय संख्या, सी में है वास्तविक संख्या, और डी में दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, कैसे पता करेंगे कौन सी संख्या है। तो √9 है ना, तो इसका अगर आप वर्गमूल निकालते हैं, ठीक है, तो कितना आएगा दोस्तों 3 आएगा। √9 का मान जो होता है 3 आता है। ठीक है, कुछ नहीं मतलब बाटा में 1 छुपा हुआ है। तो देखिए दोस्तों, ये जो है p/q के रूप में व्यक्त कर रहा है ना। तो कौन सा संख्या होता है जो p/q के रूप में व्यक्त करता है, वो जो है ना परिमेय संख्या होता है दोस्तों। तो यानी ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड नंबर में देख लीजिए क्या क्वेश्चन कहा है। क्या है कि 16 का घात 3/4 यानी 16 का पावर 3/4 का मान क्या होगा। तो देखिए कैसे निकालेंगे, क्या है दोस्तों, यहाँ सोल्यूशन लिख दे रहा है। ठीक है ना, 16 का पावर 3/4 है। ठीक है दोस्तों, अब 16 को भी तोड़िए, है ना। 16 का अगर गुणनखंड करते हैं तो क्या आएगा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 कितना 3/4। ठीक है दोस्तों, है ना। अब देखिए 2 4 को है दोस्तों, तो 2 के पावर 4 लिख सकते हैं। जी हाँ, 2 के पावर जो है हम लोग 4 यहाँ पर लिख सकते हैं, और इसका पावर 3/4 लिख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर पावर है तो इसको आपस में गुना कर देते हैं, है ना। आप लोग पढ़े होंगे, है ना। क्या पढ़े होंगे दोस्तों, अगर a के पावर m है ना होल पावर n हो तो a के पावर जो है m गुना n हो जाता है। तो उसी प्रकार से यहाँ भी कर देंगे, है ना। 2 के पावर 4 गुने 3/4, और 4 से 4 कट जाएगा, फिर यहाँ बचा कितना 2 के पावर 3। तो 2 का पावर 3 कितना होता है, 2 दूना 4 दूना 8 होता है दोस्तों, होता है ना 8। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देख लीजिए सी में है दोस्तों 8। ठीक है, इस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसी प्रकार से आप लोग निकालेंगे। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है ना। 3 क्या है, ध्यान देंगे, शून्य बहुपद की घातांक क्या होगा। ठीक है ना, शून्य बहुपद की घातांक बोला है। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए, ए में है 1, बी में है 2, सी में है 4, और डी में है परिभाषित नहीं। तो देखिए दोस्तों, शून्य बहुपद की घातांक जो है ना परिभाषित नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, है ना। चलिए आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 नंबर में क्या पूछा गया है, ध्यान देंगे दोस्तों, है ना। क्या है कि यदि x+2 एक बहुपद का गुणनखंड है तो उस बहुपद का शून्यांक क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, शून्यांक कैसे ज्ञात करेंगे, x+2 बराबर 0 कर देंगे। ठीक है, +2 है तो बराबर को उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो x बराबर जो है -2 आ जाएगा। ठीक है, तो यही आप लोग का एक शून्यांक निकल गया, है ना। ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, और 5 में देख लीजिए क्या पूछा गया है, ध्यान देंगे, है ना। बिंदु 4-2 निर्देशांक तल के किस चतुर्थांश में स्थित है। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालेंगे, पहले निर्देशांक तल खींच लेते हैं इस प्रकार से। तो देखिए पहला जो चतुर्थांश है इसमें रहता है प्लस प्लस, दूसरा चतुर्थांश में दोस्तों माइनस प्लस होता है ना, और तीसरा चतुर्थांश में होता है माइनस माइनस, और चौथा चतुर्थांश में होता है प्लस माइनस। इसमें प्लस पहले है, इसके बाद माइनस है दोस्तों, तो चौथा में है ना, तो यही हो जाएगा। देख लीजिए प्रथम चतुर्थांश नहीं होगा, द्वितीय भी नहीं होगा, तृतीय भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है ना चतुर्थ, ये आप लोग का हो जाएगा दोस्तों। तो 5वां का ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए क्या पूछा गया है यहाँ पर, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए,
ए में है कोटि, बी में है भुज, सी में एक्स अक्ष और डी में है कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों ये जो हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोटि कहते हैं दोस्तों, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लिए। अब चलिए हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। और उससे पहले अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक जरूर कर लेंगे, एंड चैनल पर नहीं होंगे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी दोस्तों, है ना। तो ये देख लीजिए दोस्तों, सब्जेक्टिव प्रश्न है ना, जो कि 7 से लेकर 12 तक आप लोग का सब्जेक्टिव प्रश्न देखने को मिलेगा, है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, ध्यान देंगे। 1/√2 के हर का परिमेयकरण कीजिए। ठीक है, हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं, देखिए दोस्तों, हर से वर्गमूल हटाने के लिए अंश और हर में दोनों में जो है ना √2 से गुना करेंगे। √2 से गुना कर लीजिए, देख लीजिए इस प्रकार से 1/√2 है ना, तो इसको जो है √2/√2 से गुना करेंगे। तो देख लीजिए इस प्रकार से गुना करने के बाद जो आपको निकल गया √2/2 आएगा। कैसे दोस्तों, क्योंकि √2 गुने √2 नीचे है ना, तो √2 निकल जाएगा आप लोग का। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए निकाल दिए हैं, यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये हो गया दोस्तों आप लोग का क्वेश्चन नंबर 7। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है, ध्यान देंगे आप लोग, है ना। क्या है कि शेषफल प्रमेय का उपयोग करके बहुपद px बराबर जो है x³ + 3x² + 3x + 1 का जो है ना x + 1 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए, है ना। शेषफल प्रमेय का उपयोग करना है यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर विभाजन विधि आप लोग नहीं लगाएंगे। देखिए शेषफल प्रमेय के अनुसार भाजक जो है x + 1 = 0। ठीक है, तो यहाँ पर x का मान निकाल लीजिए, -1 हो जाएगा। इसको जो है बहुपद में रखेंगे, x का मान जहाँ जहाँ x है ना वहाँ पर -1 रख दीजिए और मान निकाल लीजिए। तो px तो p -1 हो जाएगा। फिर x³ था तो -1 की क्यूब प्लस में 3x² था तो 3 गुने -x हो जाएगा। फिर यहाँ पर x था तो -1 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से इसको आप लोग हल कीजिएगा दोस्तों। तो यहाँ पर देख लीजिए शेषफल जो आएगा आप लोग का 0 आएगा दोस्तों। कैसे, क्योंकि देख लीजिए -1 या फिर +3 था, -3 था, +1 था, तो -1 से +1 कट जाएगा, +3 से -3 कट जाएगा, तो 0 आप लोग का निकल के आएगा दोस्तों। तो अतः शेषफल जो होगा ना 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 का भी हम लोग कंप्लीट कर लिए, है ना। चलिए आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 9 में देख लीजिए क्या पूछा गया है। उपयुक्त सर्वसमीकरण का उपयोग करके x + 4 है ना इंटू x + 10 का जो है गुणनफल ज्ञात कीजिए। इसका गुणनफल ज्ञात करना है सर्वसमीकरण का प्रयोग करके। तो देखिए सर्वसमीकरण जो है x + a × x + b, x² + a + b × x + ab का जो है उपयोग करना है ना। जहाँ पर a बराबर 4 दिया गया है, b बराबर 10 है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसको निकाल लीजिए इस फॉर्म में। तो x² है ना, तो इसी प्रकार से करेंगे x² तो x² हम भी करेंगे। a + b तो a कितना है 4 है, b कितना है 10 है, तो 4 + 10 कर देंगे। फिर इंटू x है तो x हम भी कर देंगे, प्लस 4 गुने, है ना। क्यों 4 दोस्तों, क्योंकि a b है ना, तो यानी a गुना b है तो ये 4 है और ये 10 है, तो 4 गुने 10 कर देंगे दोस्तों। यहाँ पर 10 है, ठीक है ना, इस प्रकार से। अब देखिए इसको गुना कीजिएगा तो यहाँ पर x² है, फिर 10 × 4 = 14 x हो जाएगा, फिर 10 × 40 हो जाएगा। तो यही आप लोग गुना करने पर आप लोग का आंसर आएगा, यही आप लोग का आंसर हो गया दोस्तों, है ना। इस प्रकार से ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हुआ। अब चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, 10वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या कर रहा है। किसी बिंदु का भुज ऋणात्मक है और कोटि धनात्मक है तो वह किस चतुर्थांश में होगा, एक उदाहरण भी दीजिए। ठीक है, उदाहरण भी देना है ना। तो देखिए यदि भुज यानी x अक्ष ऋणात्मक हो और कोटि y अक्ष धनात्मक हो, ठीक है, तो वह बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में स्थित होगा। कैसे दोस्तों, जैसे कि आपको यहाँ पर एक निर्देशांक अक्ष खींचते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर इस प्रकार से होता है ना, जिसमें प्लस प्लस होता है, इसमें माइनस प्लस होता है, इसमें माइनस माइनस, इसमें प्लस माइनस। तो देखिए यहाँ पर भुज यानी x अक्ष ऋणात्मक बोला है, तो यहाँ पर देख लीजिए ये ऋणात्मक पहले होता है ना, क्योंकि x पहले होता है इसके बाद y होता है दोस्तों। तो x का देख लीजिए माइनस पे, फिर y धनात्मक बोला है तो यहाँ y देख लीजिए धनात्मक है, दूसरा में है ना दोस्तों, तो दूसरा चतुर्थांश हो जाएगा। ठीक है, अब उदाहरण समझाइए तो यहाँ पर देख लीजिए माइनस में एक ले लीजिए, एक प्लस में ले लीजिए, यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए क्या कह रहा है। 1/7 का दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। 1/7 का जो है दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। इसकी सहायता से बिना लंबा भाग दिए 2/7 का दशमलव प्रसार क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हल भाग देने पर 1/7 का दशमलव प्रसार जो है ना इतना आ रहा है दोस्तों। ठीक है, इतना प्राप्त होता है। बिना लंबा भाग दिए 2/7 का मान इस प्रकार निकाला जा सकता है। देखिए किस प्रकार से निकाला जाता है। 2/7 को हम लिख सकते हैं 2 × 1/7, 2 × 1/7 लिखेंगे तो भी 2/7 ही होगा दोस्तों, होगा ना। अब देखिए 2/7 होगा तो यहाँ पर 2 एक तरफ हो गया, गुने 1/7 का मान निकाले हुए हैं, तो 1/7 का मान यहाँ पर पुट कर देंगे, फिर गुना कर देंगे और जो निकलेगा यही आप लोग का आ जाएगा। इसी प्रकार से तो ज्ञात करना है दोस्तों, है ना। तो यही आप लोग का हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर।
अब चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है ना। 12 नंबर में देख लीजिए क्या कर रहा है क्वेश्चन, ध्यान देंगे आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए क्या कर रहा है, वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना जो है ना इतना का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। इतना का मान ज्ञात करना है। तो देखिए सर्व समीकरण के अनुसार यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए a जो है दोस्तों -12 है, b जो है 7 है, c जो है 5 है ना। मानने पर जांच करते हैं, तो जांच करने पर देख लीजिए a प्लस बी प्लस सी बराबर -12 प्लस 7 प्लस 5 बराबर 0, ठीक है। कैसे दोस्तों, -12 है, 7 5 12 हो जाएगा, 12 12 कटेगा 0 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। क्योंकि इनका योग 0 है इसलिए दोस्तों, है ना। तो -12 का क्यूब करेंगे प्लस 7 का क्यूब करेंगे प्लस 5 का क्यूब करेंगे, है ना। तो बराबर हो जाएगा होने के बाद तो 3abc, तो 3 लिख लेंगे, a है -12 12 कर देंगे, फिर b है दोस्तों 7 7 कर देंगे, फिर c है 5, ठीक है। फिर इसको गुना कर लीजिए, है ना। 7 5 35 और 12 36, -36 गुने 35 कीजिएगा तो -1260 जो है आप लोग का आंसर निकल के आएगा। तो इसी प्रकार से ज्ञात करना है दोस्तों, है ना। कोई हार्ड्स वाला आप लोग को पूछा नहीं जाएगा, इसी प्रकार से आएगा नॉर्मल सा। तो भाई कैसी लगी वीडियो, अगर वीडियो पसंद लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। और हाँ दोस्तों, अभी तक आप टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल पर नहीं जुड़े होंगे तो वहाँ भी जुड़ जाइए, उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। बाकी चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।